अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए नजर डालते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज पर। एक और यूरोपीय कंपनी ने पाकिस्तानी बंदरगाहों पर $2 अरब की सरमायाकारी का आगाज किया है। इस सिलसिले में उन्होंने वर्किंग स्टार्ट की है और ये पहले वाली मर्स्क नामी कंपनी से फर्क है। इस बात का ऐलान पाकिस्तान के वजीर बाय पोर्ट्स एंड शिपिंग जो है उन्होंने किया है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 7 बंदरगाहें हैं जिनमें से 3 इंटरनेशनल हैं, जबकि 32 के करीब मुख्तलिफ जेटीज़ हैं जहाँ पर मुकामी मछेरे अपनी मछली लाकर फ़रोख्त करते हैं या स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो देखिए 1064 किलोमीटर के तवील साहिल समंदर पर कितना बड़ा पोटेंशियल है, इसे आज डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान के वफाकी इदारे नादरा ने आइडेंटिफिकेशन डिवाइस बनाई है जिसमें तमाम अकसाम के फीचर्स डाले गए हैं। फिंगरप्रिंट के ज़रिए, आँखों के ज़रिए और रीडेबल डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए किसी भी शख्स की शनाख्त हो सकेगी। ये पाकिस्तान के 2 इदारों की जानब से बनाई जाने वाली एक कॉम्पैक्ट डिवाइस है जिसका पाकिस्तान समेत इंटरनेशनली बहुत बड़ा पोटेंशियल है। इसे हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर। ऐलान ये किया गया है कि एक और यूरोपीय कंपनी जो हडसन ग्रुप है वो पाकिस्तानी बंदरगाहों पर $2 अरब लगाने के लिए स्टडी का आगाज़ कर चुकी है। इसके ज़रिए 40,000 नौकरियां पैदा होंगी। अब ये जो कंपनी है ये ऑलरेडी कराची पोर्ट के ऊपर 2 टर्मिनल्स को चला रही है बड़े कामयाबी से। एक है कराची इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल और दूसरा है साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल। तो ये मज़ीद टर्मिनल डेवलप करना चाहती है, वहाँ पर एक्सपेंशन आना चाहती है, इसके अलावा गवादा जाना चाहती है ताकि पाकिस्तान के अंदर जो एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है ट्रेड का, ट्रांसशिपमेंट्स का, उसे अचीव किया जा सके। अब पाकिस्तान के अगर 1064 किलोमीटर के साहिल समंदर को हम स्टडी करें तो पता लगता है यहाँ पर 7 बंदरगाहें हैं जिनमें से 3 इंटरनेशनल है। एक कराची पोर्ट है, दूसरा पोर्ट कासम और तीसरा ग्वादर। इसके अलावा 4 ऐसी बंदरगाहें हैं जो मछेरों की छोटे दर्जे की बंदरगाहें हैं, जिसमें केटी बंदर की बंदरगाह है जो पाकिस्तान की सबसे पहली बंदरगाह थी और कहा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम केटी बंदर की बंदरगाह पर उतरा था और फिर उसने आगे से जाकर हमला किया था। दूसरी उरमाड़ा के अंदर है, फिर तीसरी है पसनी के अंदर और चौथी है जीवानी। ये जो चारों हैं ये बलूचिस्तान के अंदर है। तो हुकूमत पाकिस्तान चाहती तो ये है कि हमारी जो ऑलरेडी बंदरगाहें हैं उन्हें भी डेवलप किया जाए। अभी सिर्फ अगर ग्वादर बंदरगाह की बात करें तो उस पर इस वक्त सालाना 85 लाख टन कार्गो हैंडल करने की कैपेसिटी है और उसकी 3 बर्थें हैं, यानी कि एक टाइम पर 3 शिप्स वहाँ पर लंगर अंदाज हो सकते हैं। लेकिन अल्लाह ने उसको जिस तरह की लोकेशन दी है वहाँ पर 150 बर्थें बन सकती हैं, यानी कि एक टाइम पर 150 बड़े शिप्स वहाँ लंगर अंदाज हो सकते हैं। और ये बंदरगाह 85 लाख टन की बजाय 40 करोड़ टन सालाना कार्गो हैंडल करने की कैपेसिटी रखती है, जो कि इसके मद्दे मुकाबल जो चाबहार की बंदरगाह है उससे 2-3 गुना ज़्यादा है। तो अब हमारे पास बंदरगाहों का पोटेंशियल बहुत अच्छा है, फिर हमारे पास शिप्स की कमी बहुत ज़्यादा है। अब रियासत पाकिस्तान जो है उसके पास एक इदारा है PNSC, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन, और उसके पास जो कार्गो शिप्स हैं वो 12 के करीब हैं, जबकि बांग्लादेश के पास 72 कार्गो शिप्स हैं, हमसे 5 गुना ज़्यादा। हमारे पास 1970 के दहाई में 72 के करीब कार्गो शिप्स थे। फिर इन कार्गो शिप्स को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नेशनलाइज किया, तो जो बड़े बड़े यहाँ के शिपिंग की कंपनियाँ थी, मुकामी सेठ थे, उन्होंने दूसरा कारोबार कर लिया, ये काम छोड़ दिया। अब पाकिस्तान अपना सामान दुनिया को भेजने के लिए या दुनिया से मंगवाने के लिए सालाना $6 बिलियन का फ्रेट किराया अदा करता है। जी हाँ, हम जो कंटेनर एक्सपोर्ट की मद में भेजते हैं या चीज़ें इंपोर्ट की मद में इंपोर्ट करते हैं तो उसका किराया हम लोग दुनिया के इंटरनेशनल शिपिंग लाइंस को $6 बिलियन देते हैं। कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं है। यही अगर हमारे यहाँ कार्गो शिप्स अपने हों, कंटेनर शिप्स अपने हों या ऑयल वगैरह के कंटेनर शिप्स जो हैं वो हमारे पास टैंकर्स अपने हों, यकीन कीजिए ये 6 अरब ना से इसमें से 3-4 अरब डॉलर्स भी हम सालाना बचा लें तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर इन शिप्स के ऊपर पाकिस्तानियों को जॉब्स मिलेंगी। अब तो जिन दीगर कार्गो शिप्स के जरिए हम सामान भेजते हैं वहाँ पर मुख्तलिफ नेशनलिटीज़ के लोग जॉब कर रहे होते हैं और सब ज़्यादा फ़िलिपाइन के लोग हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपनी इस इंडस्ट्री को प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर फ़रोग़ दें ताकि पाकिस्तान में जॉब्स क्रिएट हों। सी फेरर वो लोग जो कि
कमर्शियल शिप्स के ऊपर काम करते हैं, कैप्टन से लेकर छोटे ऑफिसर तक, वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और अगर फिलिपाइन 6-8 बिलियन डॉलर सिर्फ सी फेरर से रेमिटेंसेस कमा रहा है, तो हम तो फिलिपाइन से साइज में भी बड़े हैं, हमारी लोकेशन भी उनसे कहीं बेहतर है, और हमारे पास जो शिप्स के साथ साथ जो पोर्ट्स का पोटेंशियल है वो भी फिलिपाइन से कहीं ज़्यादा है। सिर्फ प्रायोरिटीज़ तय करने की ज़रूरत है। आइए चलते हैं आज की दूसरी हम खबर के अंदर। पाकिस्तानी इदारा नादरा और दूसरा नेशनल रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन ने मिलकर एक ऐसी कम्पैक्ट डिवाइस बनाई है जिसके अंदर किसी भी शख्स की आइडेंटिटी हर तरीके से चेक हो सकेगी। मसलन उसके अंदर आपका एक HD कैमरा है, तस्वीर ले सकेगा किसी भी शख्स की। फिर आइरिस रिकग्निशन है, आंखों की जो पुतलियां हैं उसके ज़रिए जो रिकग्निशन की जाती है मॉडर्न, वो ये कर सकती है। फिंगरप्रिंट की रिकग्निशन इसमें अवेलेबल है। फिर लाइवलीनेस डिटेक्शन के जिस बंदे की वेरिफिकेशन करवाई जा रही है क्या वो जी भी रहा है कि नहीं, क्योंकि आम फिंगरप्रिंट चेक करने वाले जो स्कैनिंग मशीन्स होती थी छोटी सी दुकानों पर देखी होंगी, उसका मसला ये था कि जो नौसरबाज लोग हैं वो फिंगरप्रिंट्स का अक्स सिलिकॉन की छोटी सी शीट पे बना लेते थे और उसके ज़रिए वेरिफिकेशन कर लेते थे। अब ये जो लेटेस्ट डिवाइस आई है इसमें ये मशीन देख सकेगी कि जिस चीज़ के ज़रिए वेरिफिकेशन की जा रही है उसमें खून दौड़ रहा है कि नहीं दौड़ रहा, लाइवलीनेस, तो ये बड़ा अहम है। फिर पासपोर्ट रीडेबल मशीन होगी, पासपोर्ट ये रीड कर सकेगी। ID कार्ड के ऊपर जो बार कोड है वो भी इसके अंदर पढ़ने की सलाहियत मौजूद है। फिर ये वाईफाई से कनेक्ट हो सकती है, 3G 4G से कनेक्ट हो सकती है, ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट हो सकती है, और इस तरह इसके दीगर बहुत सारे फ़वाइद हैं। ये पाकिस्तानी दो इदारों ने दुनिया भर से मुख्तलिफ सामान इंपोर्ट किया, कुछ यहाँ से डाला तो उसको यहाँ पर असम्बल किया गया है। अब 10,000 mAh की इसकी बैटरी है, बड़े साइज़ की बैटरी है, एक दिन बासानी बगैर किसी चार्जिंग के ये निकाल सकती है, और इसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है। ये पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को रजिस्टर करने के लिए, ID कार्ड के रजिस्ट्रेशन के लिए, वोटर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए, बॉर्डर कंट्रोल करने के लिए वहाँ जो रजिस्ट्रेशन की जाती हैं, फिर मुख्तलिफ प्राइवेट सेक्टर में कस्टमर सर्विसेज के लिए ये मशीन बासानी इस्तेमाल हो सकती है। तो पाकिस्तान ने इसे साउथ अफ्रीका के अंदर नुमाइश में पेश किया, वहाँ पर भी इसमें लोगों ने बहुत ज़्यादा दिलचस्पी जाहिर की है। हमारे इदारे, हमारी हुकूमतें चाहें तो इस खित्ते में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर लोग इंजीनियर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, ये तमाम लोग बड़े ज़रखेज़ दिमाग के हैं। हमारी बदकिस्मती कह लीजिए कि हमारे यहाँ प्लानिंग का फुकदान है। अगर प्लानिंग हो जाए तो इम्प्लीमेंटेशन का एक कहत है। तो अगर हम इस तरह के बॉटलनेक्स हल कर लें, इस तरह की मॉडर्न डिवाइसेस बनाएं, तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे जो लाखों की तादाद में गैर कानूनी अफगानी रहते हैं उन्हें हम लोग ट्रैक डाउन कर सकते हैं। दीगर नेशनलिटीज़ के लोग जो गैर कानूनी पाकिस्तान में रहते हैं उन्हें ट्रैक डाउन किया जाता है। यहाँ पर जो हर इलेक्शंस में वोटों का मसला बनता है वो मसला हल हो सकता है, और बॉर्डर्स के ऊपर स्क्रीनिंग का प्रोसेस आसान हो सकता है। पुलिस हर बंदे को रोक कर उससे कागजात मांगती है तो उसका सिर्फ फिंगरप्रिंट यहाँ पर लगाए तो उस बंदे के मुतालिक जो भी गाड़ी या मोटरसाइकिल की जो रजिस्ट्रेशन है वो आ जाएगी। पता लगेगा कि अगर उसके पास कॉपी नहीं भी है तो वो उस गाड़ी मोटरसाइकिल का मालिक है। तो नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।